Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we are starting from section 9. सेक्शन 9 किस चीज के बारे में बात करता है? देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन। ठीक है, तो जो कमीशन है हमारा मतलब सीवीसी, तो इसकी किस प्रकार से प्रोसीडिंग चलेगी, कैसे क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में बात करता है। तो इसमें फर्स्ट सब सेक्शन में कहा जा रहा है द प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन शैल बी कंडक्टेड एट इट हेडक्वार्टर। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद सब सेक्शन 2 में कहा जा रहा है द कमीशन में बाय यूनानिमसली डिसीजन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स ओन बिजनेस एज also allocation of the business among the central vigilance commissioner and other vigilance commissioner। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो कमीशन होगा वो ये उसका जो डिसीजन होगा वो यूनिनिमसली मतलब सारे लोग मिल करके लेंगे। ठीक है, और रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट क्या करेंगे? प्रोसीजर। किस चीज़ के लिए? कि उनको किसको क्या काम देना है, किसको क्या काम अलॉट करना है, कौन क्या काम करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या करेगा, विजिलेंस कमिश्नर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? पूरा कमीशन एक साथ मिल करके। इसके बाद 3 में कहा जा रहा है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 में कहा हुआ है उसको सेव किया हुआ है, उसका सेविंग क्लॉज है। ठीक है, ऑल द बिजनेसेस ऑफ द कमीशन, तो जितने भी काम होते हैं कमीशन के, एज फार एज पॉसिबल ट्रांजेक्टेड यूनिनिमसली। ठीक है, सारे लोग उसकी जो डिसीजंस होंगे मिल करके ही लेंगे। ठीक है, 4 में कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है यहाँ पर, जो अभी हमने पढ़ा जस्ट ऊपर, ठीक है, उसके अंडर रहते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है और विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अगर ओपिनियन में डिफर करते हैं, मतलब उनका ओपिनियन अलग अलग है किसी भी मैटर पर, ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा मेजॉरिटी से, कि मेजॉरिटी पीपल वहाँ पर क्या चाहते हैं। ठीक है, वही वहाँ पर डिसीजन होगा। उसके बाद आता है 5th, इसमें कहा जा रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और इफ एनी रीजन टू बी अनेबल टू अटेंड। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, जिसको हम सीवीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो अगर किसी भी रीज़न से मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर होगा वहाँ पर, जो प्रेजेंट होगा मीटिंग में, वो प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को। ठीक है, वो हेड करेगा। इसके बाद कहा जाता है, देखिए इसके बाद कहते हैं 6 में नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड। तो अगर कमीशन के द्वारा कोई एक्ट किया गया है या फिर कोई भी प्रोसीडिंग करी गई है, वो इनवैलिड केवल इस रीज़न से नहीं हो जाएगी कि जो कमीशन था उसमें कोई ना कोई वैकेंसी थी उस वक्त, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त, कि किसी को अपॉइंट किया गया है तो वहाँ उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, या फिर कोई भी अलग अगर डिफेक्ट है, अगर उसके द्वारा कोई एक्ट या प्रोसीडिंग करी गई है तो वो इनवैलिड नहीं होगी केवल इन रीजंस की वजह से। ठीक है, बी में कहा जा रहा है डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज एक्टिंग एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर, अगर इनको अपॉइंट करने में भी कोई डिफेक्ट है तो भी ये इनवैलिड नहीं होगा। सी में कहा जाता है एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द कमीशन, अगर कमीशन जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है तो वो भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा मेरिट को केस के। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 में बात की जा रही है विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो जो विजिलेंस कमिश्नर है उसको कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी वर्क करना पड़ेगा। अब वो क्या है? तो फर्स्ट सबसेक्शन में कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पर ऑफिस में वैकेंसी है और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो किसी भी रीज़न से, या फिर अब वो रीज़न्स क्या हो सकते हैं? डेथ हो सकता है रीज़न, रिजिग्नेशन हो सकता है, और कोई अदर रीज़न। ठीक है, अगर वो अनेबल है अटेंड करने के लिए और वहाँ पर ऑफिस होल्ड करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट अपने नोटिफिकेशन में निकाल देगा और अथोराइज कर देगा वन विजिलेंस कमिश्नर को टू एक्ट एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, और कब तक ये करेगा? अनटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ
न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू फिलफिल द वैकेंसी। जब तक एक नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ना आ जाए तब तक के लिए प्रेसिडेंट बता देगा नोटिफिकेशन में निकाल करके कि कौन एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 जिसमें कहा जा रहा है व्हेन द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू अब्सेंस और लीव। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर डेथ, रेजिग्नेशन और ऐसा कोई रीजन नहीं है, बल्कि रीजन ये है या तो फिर वो अब्सेंट है, या तो फिर लीव पर है, या फिर कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वहां से अब्सेंट है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन में निकाल देगा कि कौन सा जो विजिलेंस कमिश्नर है वो उसकी जगह पर काम करेगा और डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जगह पर। ठीक है, अभी कब तक के लिए होगा? अंटिल द डेट ऑन विच सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर resumes his duty। जब तक वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए ना आ जाए तब तक के लिए ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 11 जिसमें बात की जा रही है पावर रिलेटिंग टू द इंक्वायरीज। जब इंक्वायरी की जाएगी तो क्या क्या पावर्स होंगी उनके बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कमीशन है while conducting any inquiry referred under clause B and C of subsection 1 of section 8। तो इसके अंदर में जब कमीशन इंक्वायरी करता है तो उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि सिविल कोर्ट के पास होती हैं किसी भी सूट को ट्राई करते वक्त। ठीक है, कहाँ पर? सिविल प्रोसीजर में, मतलब सीपीसी में। और इसमें कुछ चीज़ें नीचे दी हुई हैं, ये सारी की सारी उसके पास अवेलेबल होंगी। फर्स्ट में क्या है? समन कर सकते हैं और अटेंडेंस इन्फोर्स करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति की कहीं भी से, जहाँ भी वो इंडिया में मौजूद हो वहाँ से। किस चीज़ के लिए? एग्जामिन करने के लिए उसको ओथ पर। बी में लिखा हुआ है डिस्कवरी रिक्वायर करवा सकते हैं और प्रोडक्शन करवा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। रिसीव कर सकते हैं किसी भी एविडेंस को ऑन एफिडेविट, और किसी भी कोर्ट से या किसी भी ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड को या फिर उसकी कॉपी को मंगवा सकते हैं। अगर कोई विटनेस है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन भी इश्यू किया जा सकता है। इसके बाद एफ में कहा जा रहा है अगर कोई और मैटर प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो उसके लिए भी वो वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बना दिया है और कोई पावर दे दी है तो वहाँ पर वो भी इंक्लूड हो सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 11A में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। सेक्शन 11A में कहा जा रहा है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो जहाँ पर भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी है उसके केस में है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा जिसकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम की नहीं होगी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को करने के लिए जो कि कन्फर करी जाती है बाय कमीशन, ठीक है, कमीशन को लोकपाल के द्वारा, तो उसको इंक्वायर करने के लिए यहाँ पर इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो भी वहाँ पर उसको रिक्वायर हों उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए उनको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में कहा जा रहा है सेक्शन 12 प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जो कमीशन जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है यहाँ पर उसको सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग के बराबर माना जाएगा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195। ठीक है, कहाँ पर? सीआरपीसी में। और हर एक प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी अंडर सेक्शन 193, 228 एंड 196 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये चीज़ें क्या हैं? 193 में था फॉल्स एविडेंस और 128 में था इंसल्टिंग कोर्ट्स और 196 में था। तो ये जो सारे प्रोविजंस जब अप्लाई होते हैं तो समझ में आता है कि अगर आप सीवीसी के डिसीजन को या सीवीसी का भी इंसल्ट करते हो तो एक तरीके से समझा जाएगा कि वो एज अ कोर्ट काम कर रहा था और वहाँ पर भी उसे सीरियस क्राइम की तरह देखा जाएगा अगर आप फॉल्स एविडेंसेस देते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में बात की जा रही है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? इसमें आता है सेक्शन 13 एक्सपेंसेस ऑफ
commission to be charged on the consolidated fund of India. तो जो CVC है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, उसको अपनी सैलरी कहाँ से मिलेगी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं या वे विजिलेंस कमिश्नर हैं इनको सैलरीज कहाँ से मिलेंगी। सो बेसिकली इसका आंसर कहाँ पर है, इसका आंसर है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्सपेंसेस होंगे कमीशन के, ठीक है, उनको उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है आपकी सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, पेंशन हो गई और ऐसी सभी चीज़ें जो कि पे की जाने वाली हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को या फिर विजिलेंस कमिश्नर को और सेक्रेटरी को, स्टाफ को, वो सारी की सारी चार्ज होंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। मतलब इसको बीच में रोका नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है और ये कभी रुकेगी। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बात की जा रही है एनुअल रिपोर्ट के बारे में। अभी एनुअल रिपोर्ट क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्यों दी जाती है, क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट सबसेक्शन में देखिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कमीशन, जो कमीशन की ड्यूटी होगी कि प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट देगा कि क्या काम किया गया है कमीशन के द्वारा विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ द ईयर अंडर रिपोर्ट। मतलब जब साल आपका खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट को उसकी रिपोर्ट देनी है कि आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है। अब बात ये आती है कि उस रिपोर्ट में क्या होगा, तो इसके सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सबसेक्शन 1 में, उसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो भी काम किया गया है उसको सेपरेट पार्ट में उसको बताया जाएगा कि ये फंक्शन रही है उनकी। और जब रिपोर्ट आ जाएगी प्रेसिडेंट के पास तो इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 3 में कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट प्रेसिडेंट कॉज द सेम टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देंगे उस रिपोर्ट। अब इसका पर्पस क्या है, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बता रही है। सो दिस इज़ थर्ड वीडियो। हमने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं। इसके बाद कुछ सेक्शंस और बचते हैं जिनको हम कवर कर लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट please put that into comment section and you can share it with your friends as well। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।